मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 कॉन्क्रीट एज डिटरमाइंड बाई फॉर्मूला। तो 5000 अंडर रूट FCK से करोगे तो नहीं आएगा, इससे आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 5700 अंडर रूट FCK से आपने इसे करना है WSM से, और आपका आंसर क्या रहेगा, सी हो जाएगा। ठीक है, या आंसर क्या रहेगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हर जगह बारिश हो रही है, बस गोरखपुर में नहीं हो रही गोरखपुर में भी हो जाएगी। ठीक है, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज। ठीक है, तो हाई टेंसाइल स्टील हो चाहे माइल्ड स्टील हो, जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो सेम होता है। ठीक है, ये सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप की तरफ तूफान आ रखा है दिलीप को तो उड़ मत जाना तूफान में यहाँ भी बहुत आती तूफान था, मेरा टीन शेड लग रहा था कि उड़ जाएगा पूरा आज, पता नहीं छत पे से क्या क्या उड़ गया होगा। Yield stress of ordinary mild steel bars after twisting to a pitch of 9 to 12 diameters। तो आंसर ए हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं हाई यील्ड स्टील डिफॉर्म बार्स HSD बार में कितना Fe 415 होता है, Fe 500 भी होता है। तो 250 का 500 तक 100% तक इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पर आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, 50%। बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित विश्वास जी की तरफ आके भी चला गया। Consider the following statements considering both the working strength design and ultimate strength design of reinforced concrete. Plane section before bending remains plane after bending and tensile strength of concrete is ignored। कोई सा भी मेथड हो, कोई सा भी मेथड हो, ये दोनों ही क्या माने जाते हैं, हम लोग एजम्पशन लेकर चलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। If FCU and Fy are cube compressive strength of concrete and yield stress of steel respectively, and ES is the modulus of elasticity of steel, for all grades of concrete the ultimate flexural strain in concrete can be taken as। इतना टाइम खराब करवाते हैं यार। 0.0035 लेते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन। ठीक है, 0.0035 इज द मैक्सिमम स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of composite construction the effect of creep and shrinkage can be ignored even at the limit state of serviceability। तो भैया सर्विसेबिलिटी में तो हम इनका इफेक्ट लेते ही लेते हैं, डिफ्लेक्शन वगैरह करते हैं, ये नहीं होगा। कैन बी इग्नोर्ड एट द अल्टीमेट लिमिट स्टेट ड्यू टू लार्ज इन इलास्टिक स्ट्रेंस इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो अल्टीमेट में क्या होगा,
स्ट्रेंस बहुत ज़्यादा होंगी तो उस समय पर आप क्रीप एंड श्रिंक के दिन की वजह से कम रहेगी तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट फिर भी आंसर तो ये है, बट फिर भी अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड द प्रॉप्स आर रिमूव्ड आफ्टर 28 डेज। 28 दिन के बाद हटाओगे भैया, ये तो क्रीप तो चलता रहता है लंबे समय तक, तो सी तो वैसे भी नहीं हो सकता। इन द इन situ concrete has no interaction on the stresses in the precast component at any stage। डी का तो कुछ मीनिंगफुल स्टेटमेंट ही नहीं पड़ रहा बन रहा, ठीक है। आंसर क्या है आपका, आंसर क्या है आपका, बी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ भैया अटेंडेंस लगाते रहिए, अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब चालू रखिए। 7 के सब्सक्राइबर होने वाला है, आज ही पूरा करवा दो तो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the nominal shear stress tau b at a section does not exceed the permissible shear stress tau c, ठीक है, मिनिमम shear reinforcement is still provided। मिनिमम shear reinforcement तो आपको फिर भी क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा भैया, ठीक है। दिल्ली का ऑटो हो रहा है भैया, ऑटो में बैठ गए तो कितना भी दूर जाओ मिनिमम 30 रुपया देना है तो देना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। In limit state design, permissible bond stress in the case of deformed bars is more than that in plain bars by, ठीक है, तो कितना 60% बढ़ा देते हैं, 60% इंक्रीज कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉर्जन रजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ गिवन आरसीसी सेक्शन, टॉर्जन रजिस्टिंग कैपेसिटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन स्टिरप्स स्पेसिंग। अरे स्टिरप्स की स्पेसिंग डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटी तो बढ़ेगी ना। डिक्रीज विद इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल बार, सरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टिरअप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील, ये तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या बचा, डी। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन स्टिरअप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील, याद रखिएगा स्टिरअप्स बढ़ा रहा है, स्टिरअप्स बढ़ा रहा है मतलब स्पेसिंग कम कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The main reinforcement of a RCC slab consists of 10 mm bars at 10 centimeter spacing. If it is desired to replace 10 mm bars by 12 mm bars, then the spacing of 12 mm bars should be, ठीक है भाई। तो स्पेसिंग क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से निकाल लो।
डायमीटर बढ़ाओगे तो स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी, छोटा सरिया होगा तो पास पास होगी, ठीक है। तो कितना है, 12 कर दिया आपने, तो S2 बराबर 1.44 इंटू S1 कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। तो 14.4 सेंटीमीटर, ठीक है, वेरी गुड। पूरी की पूरी इक्वेशन ही छाप डाली आप लोगों ने चलिए, कोई दिक्कत किसी को इसमें, कोई दिक्कत। स्पेसिंग का ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं 1000 कांस्टेंट, एरिया तो उतना ही देना है, AST कांस्टेंट रहेगा, π/4 कांस्टेंट, तो S प्रोपोर्शनल टू 5 स्क्वायर, S2 अपॉन S1 बराबर 5/2 अपॉन 5/1 कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो वही क्लास के बाद ही चेक कर पाएंगे। ये तो रटा हुआ है, वेरी गुड, बस रटा हुआ ही रहे तभी फायदा है, रटा हुआ रहे और एग्जाम में याद आ जाए, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ड्यू टू क्रीप, श्रिंकेज एंड टेम्परेचर अकरिंग आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशंस and application of finishes as applicable to floors and roof is restricted to। तो फाइनल नहीं है, अप टू दी फिनिशिंग एंड पार्टीशन वॉल तक है, तो स्पैन अपॉन 350, फाइनल होता तो स्पैन अपॉन 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, shrinkage deflection in case of rectangular beams and slabs can be eliminated by putting। मंतोष कुमार, यार तुम पूरा मिंटोस ही रख लेते, मंटोस, मंतोष है, मंटोस है, मंतोष होगा, मन का संतोष, मंतोष, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है, किसी तरह का श्रिंकेज डिफ्लेक्शन नहीं हो अगर केवल कंक्रीट होती, अगर ओनली कंक्रीट होती तो पूरा का पूरा सेक्शन क्या होता, एक समान तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से क्या करता, श्रिंक करता, यूनिफॉर्म तरीके से श्रिंक करता। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जब हम लोग टेंसाइल रीइंफोर्समेंट दे देते हैं तो ऊपर कंक्रीट का जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन जो होगा फ्री होगा श्रिंकेज की वजह से, बट ये नीचे जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील है वो नीचे की कंक्रीट को क्या करेगा, श्रिंक नहीं होने देगा। तो ऊपर की कंक्रीट ज़्यादा श्रिंक कर जाएगी और नीचे की नहीं करेगी, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी आपके पास, ऊपर काइंड ऑफ कंप्रेशन हो जाएगा और नीचे ये खींचा हुआ रहेगा। लेकिन अगर हम कंप्रेशन में भी उतना ही स्टील दे दें, जितना किसमें है, टेंशन में, तो अब जो श्रिंकेज होगी टॉप और बॉटम में क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, टॉप और बॉटम में क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। इसने कंप्रेशन स्टील इक्वल टू टेंसाइल स्टील, ठीक है जी। अगला सवाल, मेंटोस, दिमाग की बत्ती जलाओ अब कम दिखने लगे हैं ऐसे ऐड, फिर भी इन केस ऑफ टू वे स्लैब द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज, तो जो डिफ्लेक्शन होता है इट इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ शॉर्ट स्पैन, शॉर्टर स्पैन, ठीक है, शॉर्टर स्पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a slab beam floor system may be supported on brick walls or framed into a system of RCC columns. The floor thickness slab plus beam wave for the same span will be,
अरे भैया कीर्तन जी बोला तो वाला क्लास के बाद ही व्हाट्सएप चेक करेंगे ना, क्लास खोल के थोड़ा ना व्हाट्सएप चेक करने बैठ जाए पहले क्लास के बाद में चेक कर लेंगे, काहे घबरा रहे हो। ठीक है, तो सवाल आपका ये कह रहा है कि आपके पास एक सिस्टम है कुछ इस तरीके का, ये स्लैब है और ये स्लैब किस पर रखी हुई है, बीम पर है ना। स्लैब बीम्स के ऊपर है और जो ये सिस्टम है पूरा का पूरा वो हमने कहाँ रख रखा है, मान लो ब्रिक्स पर रख रखा है, ब्रिक वर्क पर। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि आपका ये जो सिस्टम है ये सिंपली सपोर्टेड की तरह बिहेव करेगा, इसकी तरह बिहेव करेगा, सिंपली सपोर्टेड की तरह बिहेव करेगा, सिंपली सपोर्टेड की तरह। जबकि अगर हम इसको एक फ्रेम सिस्टम बना देते हैं, क्या बना देते हैं, फ्रेम, कि ये रहे कॉलम और ये रही बीम, तो यहां पर ये क्या बन जाता है, एक रिजिड सिस्टम बन जाता है। तो ऐसे केस में इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, फिक्स्ड मान सकते हैं। तो अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, फिक्स्ड की तरह। और आपको मालूम है फिक्स्ड वाले केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आते हैं वो भी कम आते हैं फिक्स्ड के केस में, और डिफ्लेक्शन भी कम आता है। तो बेंडिंग मोमेंट इन फिक्स्ड बीम लेस देन बेंडिंग मोमेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम, ऑल्सो डेल्टा ऑफ फिक्स्ड बीम लेस देन डेल्टा ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो जब बेंडिंग मोमेंट कम आएगा फिक्स्ड बीम में, तो जो फ्लोर थिकनेस होगी, यानी कि जो स्लैब की डेप्थ वगैरह होगी, जो सेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल किसी ने टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन डाला था एक, ठीक है। तो जो फिक्स्ड बीम, जो फिक्स सिस्टम होता है उसमें बेंडिंग मोमेंट वगैरह रिड्यूस हो जाता है, तो लेस सेक्शन हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इन अ कॉन्टिन्यूअस आरसीसी बीम लाइव लोड शुड बी प्लेस्ड ऑन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलिए, for maximum sagging bending moment at support in a continuous RCC beam, live load should be placed on. यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिए, हम बहुत सारी सपोर्ट्स बना दे रहे हैं, हम बहुत सारी सपोर्ट्स बना देते हैं और मान लेते हैं कि एक सपोर्ट और बनाता हूं, मान लेता हूं मैं इस वाली सपोर्ट को, ये ए सपोर्ट है, इस ए सपोर्ट को कंसीडर करता हूं। हाँ, तो यही जो था ना स्लैब का था टेलीग्राम में, टू वे स्लैब में बेंडिंग और वहां, तो टू वे स्लैब में क्या हो जाएगा, फिक्सिटी बढ़ जाती है ना। चलिए, शान मिराज ने पोस्ट किया था, ओके। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान लेता हूं कि जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि मान लीजिए आपने यहां पर और यहां पर लोड लगाया इस तरीके से, तो जब मैं यहां पर लोड लगाऊंगा तो ये बीम इस तरीके से जाएगी। तो ऐसे केस में सपोर्ट पर क्या हो रहा है, सपोर्ट पर क्या आ रहा है, हॉगिंग, सपोर्ट पर क्या आ रहा है, हॉगिंग। ध्यान से देखिएगा,
गौर से देख ली, क्या था वो, इंडियाज मोस्ट वांटेड। गौर से देख लीजिए से भैया कि अगर मैं इन दोनों स्पेन्स पर अगर मैं लोड लगाता हूं तो यहां पर सैगिंग होगी, तो ये इस तरीके से जाएगा। तो सपोर्ट पर आपका सैगिंग मोमेंट नहीं आएगा, क्या आएगा, हॉगिंग मोमेंट आएगा, हॉगिंग मोमेंट। तो इसका मतलब क्या करना है हमें, ये जो दोनों स्पेन्स हैं इसके आजू और बाजू वाले, एक के और आजू और बाजू वाले, इन दोनों पर लोड नहीं लगाना है। लोड आप कहां लगाओगे, इस पर लगाओगे और इस पर लगाओगे। जब आप इन पर लोड लगाओगे तो देखो ये ऐसे जाएगा, हाँ इस पे भी नहीं लगाना, इस पे भी नहीं लगाना, इस पर लगाना है। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, होना तो नहीं चाहिए। ये ऐसे जाएगा, यहां लोड लगेगा, ये नीचे उठेगा तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा इस तरह से। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, इस सपोर्ट के ऊपर इतने पोर्शन में देखिए यहां पर क्या हो रही है, सैगिंग हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, सैगिंग हो रही है। शशांक मजे ले रहे हो, आजू और बाजू वाली बीम, आजू और बाजू वाली बीम पे नजर रखना, कहीं और मत नजर रखना, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला है स्पेन्स एडजेसेंट टू दी सपोर्ट प्लस ऑल्टरनेट स्पेन, नहीं, तो एडजेसेंट स्पेन पर नहीं लगाना है, इसके एडजेसेंट स्पेन, यानी एडजेसेंट का मतलब आजू बाजू वाले, उनको छोड़ के चलने का है। दूसरा कह रहा है ऑल दी स्पेन्स एक्सेप्ट दी स्पेन्स एडजेसेंट टू दी सपोर्ट, ना, ठीक है, नहीं। नेक्स्ट है स्पेन्स नेक्स्ट टू दी एडजेसेंट स्पेन ऑफ द सपोर्ट प्लस ऑल्टरनेट स्पेन, ठीक है। तो एडजेसेंट के नेक्स्ट वाले यानी कि ये वाले, और इनके बाद ऑल्टरनेट स्पेन, ऑल्टरनेट एक छोड़कर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, आंसर क्या होगा, सी। अब इस पर लगाएंगे तो देखो ये कॉन्केविटी इसी तरीके का कर्वेचर रहे, इसलिए इस पर लोड नहीं लगाएंगे, इस वाले पर लोड नहीं लगाएंगे, इससे जो अगला होगा उस पर लगाएंगे, उस पर लगाएंगे, ठीक है। तू मेरे अगल बगल है, हाँ ये भी कोई सॉन्ग था ना, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ऑप्शन भी बनना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ spherical dome subjected to a uniformly distributed load, the meridional force induced is compressive throughout, zero at the क्राउन पर मेरिडियन ही क्या बनेगी जो वहां पर होगा, टेंसाइल बिलो द प्लेन ऑफ रप्चर, कंप्रेसिव फॉर हैवियर लोड्स वाइल बीइंग टेंसाइल फॉर लोअर लोड। ऐसा कुछ नहीं होता कि हाई लोड पर कंप्रेशन हो जाएगा, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है, इसलिए पहले से ही खत्म करो, नहीं तो कहोगे सही होगा। ऐसा नहीं होता भैया, अगर अगर कोई मेंबर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ रखा है, तो कोई भी मेंबर आपने अभी तक पढ़ा हो, चाहे टेंशन हो कंप्रेशन हो, लोड के अमाउंट से, लोड के अमाउंट से नेचर ऑफ स्ट्रेस चेंज नहीं होता, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। तो पहले समझिए डोम ये है, ये डोम है, ठीक है। अब इस डोम में समझिएगा कि ये जो डायरेक्शन होती है, ये इसको क्या कहते हैं, बहुत सारी स्मॉल स्मॉल रिंग से मिलकर बना हुआ मानते हैं। किससे मिलकर बना हुआ मानते हैं, रिंग से। अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं आपको, अगर मैं डोम का टॉप व्यू दिखाऊं ऊपर से,
तो टॉप व्यू इसका ऐसा बनेगा। बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग से इस तरीके से मिलकर बना हुआ बनेगा ये। टॉप व्यू इसका इस तरीके का होगा, ठीक है, टॉप व्यू। तो ये आपके पास क्या हो गई, हुप। इनमें जो स्ट्रेस आएगी वो हुप स्ट्रेसेस आएगी, क्या आएगी, हुप। तो ये तो हो गया आपके पास सरकमफ्रेंशियल, ये रिंग्स हो गई, ये रिंग्स हो गई। तो इन रिंग के अंदर क्या आएगी आप समझ सकते हैं, टेंशन। हुप स्ट्रेस क्या होती है, टेंसाइल होती है, क्योंकि जब लोड लगेगा तो ये रिंग बाहर की तरफ को क्या करनी पड़ेंगी, एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगी। जब लोड पड़ेगा तो ये क्या करेंगी, बाहर की ओर एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगी। तो सरकमफ्रेंशियल हुप स्ट्रेस वो तो आपकी क्या आएगी, टेंसाइल। और ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, दीज आर कॉल्ड मेरिडियन, दीज आर कॉल्ड मेरिडियन। अब खुद समझ जाओ, दीज आर लाइक कर्व्ड कॉलम्स। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कर्व्ड कॉलम्स की तरह। ये कर्व्ड कॉलम्स की तरह बिहेव करेगा। तो जब वर्टिकल लोड होगा तो उस लोड के एक्सियल कंपोनेंट की वजह से इनके अंदर क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। इनके अंदर क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। हाँ, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आर्चेस की तरह आप कह सकते हो, बिल्कुल आर्चेस की तरह। एक हिंज यहां मान लो और एक यहां हिंज मान लो, तो इनके अंदर क्या आएगी, थ्रस्ट जनरेट होगी। बिल्कुल, एक्सियल थ्रस्ट जनरेट होगी, तो उससे भी क्या आएगा, इनके अंदर कंप्रेशन आएगा। बाकी इस पर अपन को रिसर्च नहीं करनी है, आगे आएगा। हम आपको हुप मा सरकमफ्रेंशियल हुप मालूम चल गया, मेरिडाइनल क्या होता है ये मालूम चल गया, किधर टेंशन आएगा किधर कंप्रेशन आएगा ये मालूम चल गया। इतना काफी है, ठीक है, इतना काफी। डायरेक्शन अगर मालूम होती तो आप समझ जाते, लोड की वजह से ये क्या होगा, कंप्रेस होगा, इसमें क्या आएगा, कंप्रेशन। फर्दर जानना चाहो तो ये मैग्नीट्यूड वगैरह है, बट नो नीड, कोई जरूरत नहीं है इनको करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू में पूछा था कि मंदिर टेम्पल में बीम होता है क्या, होता होगा यार, सर्कुलर बीम लगा दो, ठीक है। डोम जहां टिकाओगे वहां सर्कुलर बीम बनती होगी, जैसे वाटर टैंक में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन ऑफ वन वे आरसीसी स्लैब फॉर कॉन्सेंट्रेटेड लोड इज डन बाय। अच्छा, टूटी फूटी जिंदगी, तुम बिजनौर नूरपुर से हो, तुम तो यार बड़े पास से हो। क्या आंसर होगा, बी या सी। ठीक है, यहां पर है टेकिंग स्लैब स्ट्रिप ऑफ यूनिट विद कंटेनिंग द लोड। चलिए देखते हैं इसको। वैसे इसका आंसर है सी, ठीक है, इसका आंसर है सी। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन को डिजाइन करते हैं जो रजिस्ट करता है। टेकिंग स्लैब स्ट्रिप ऑफ विड्थ इफेक्टिव इन रजिस्टिंग द लोड, क्योंकि हम लोग जब भी डिजाइन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, MOR लेकर चलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या लेकर चलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, KFC के BD स्क्वायर, KFC के BD स्क्वायर। दिलीप कह रहे हैं मौसम, वाह, दो कमेंट एक साथ हैं। शशांक कह रहे हैं कोरोना के चक्कर में पास वाले भी दूर हो गए, और दिलीप कह रहे हैं मौसम बहुत बढ़िया हो गया। लग रहा है दोनों एक दूसरे का दर्द साझा कर रहे हो। ठीक है,
चलो इसको कोशिश करते हैं। इसका क्या है, तो MOR बराबर होगा KFC के BD स्क्वायर। तो यार देखो, मान लो आपके पास एक ये स्लैब है, अब कॉन्सेंट्रेटेड लोड तो इसमें कहीं पर भी हो सकता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड लोड तो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इधर इसको, ये जो यूनिट विड्थ लेकर चलते हैं हम लोग, 1 मीटर विड्थ। चलो मैं इसको देख लूंगा एक बार दोबारा, ठीक है, मैं इसको एक बार देख लूंगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है। ठीक है, चलो इसको अभी क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो, मैं इसको थोड़ा सा और एनालाइज करूंगा, थोड़ा सा और एनालाइज करूंगा, तब मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ आपको, ठीक है, और अच्छे से बताता हूँ, अभी इसको रहने दो आप। क्योंकि अभी तक हमने जो भी डिजाइन किया है ना वो UDL के लिए किया है, हमने जो भी किया है अभी तक UDL के लिए दिया है, किया है। ये पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड को, कॉन्सेंट्रेटेड लोड को थोड़ा सा तवज्जो दी जाए, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी डाउट में डाल दीजिए, देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो वही है जो मैं बता रहा हूँ, MOR बराबर KFC के BD स्क्वायर। बाकी मैं ये IS 456 में दिया होगा, थोड़ा सा कोड उठा के पढ़ना पड़ेगा। ये तो नहीं है, पिजॉड मेथड नहीं है, पिजॉड मेथड नहीं है, ठीक है। आप इतना आप सोचो, हम लोग जब स्लैब डिजाइन करते हैं तो कहीं पर पिजॉड मेथड का जिक्र नहीं आता, ठीक है, पिजॉड मेथड नहीं है आंसर, ठीक, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि स्लैब को हम जो डिजाइन करते हैं वो यूनिट स्टेप लेके ही डिजाइन करते हैं। थोड़ा सा IS 456 की शरण में जाना पड़ेगा, और कुछ नहीं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूरा एलिमिनेशन से हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका एलिमिनेशन से हो जाएगा। जैसे एलिमिनेशन से क्या होगा, सबसे पहले तो ये देखिए कि चौथा ऑप्शन पढ़िए, रिजिड फ्रेम कलवर्ट। कलवर्ट क्या होती है, छोटी मोटी पुलिया होती है, ठीक है। ये कहाँ यूज करते हैं, स्मॉल ड्रेन्स के लिए। तो डी जो है वो 4 से मैच करेगा, तो ए आपका एलिमिनेट हो गया। दूसरा आप ये देखो, बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज। तो बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज अगर है तो वो क्या होगा, आपके स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो बी किससे मैच करना चाहिए, 3 से। तो बी किससे मैच करना चाहिए, 3 से। आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा है, आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी 3 से मैच कर रहा है, जिसमें बी 3 से मैच कर रहा है, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट आप पढ़ लो। तो ए किससे मैच कर रहा है, 2 से। तो डेक स्लैब ब्रिज जो होगा वो मीडियम स्पैन के लिए यूज करेंगे, और आर्च ब्रिजेस जो है वो हम लॉन्ग स्पैन के लिए। और ये भी समझो, आर्च ब्रिजेस को हम लोग लॉन्ग स्पैन के लिए क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट कम होते हैं। आर्चेस हम लोग स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, आर्चेस के अंदर जो बेंडिंग मोमेंट होता है आर्च, ये बेंडिंग मोमेंट कम होते हैं किससे, बीम से। तो इनको हम रिलेटिवली लॉन्गर स्पैन के लिए यूज कर सकते हैं, लॉन्गर स्पैन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बी का आपका, सी का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर बचा ये डेक स्लैब ब्रिज, ठीक है। तो ये नॉर्मल बीम वाला हो गया, इनको मीडियम के लिए। आर्च ब्रिज
लार्ज स्पैन के लिए जैसे अभी बन रहा है चिनाब नदी पर, बहुत बढ़िया। हम लोगों को यार क्या क्या मालूम रहता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन लगेगा पहली नज़र में छोड़ देने वाला, बट छोड़ना नहीं है, उसको कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ ब्रिज डेक द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन shall be a double T section, an I section, a box section and a channel section। याद रखिएगा ऐसे केसेस में जहां कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आए वहां पर बॉक्स सेक्शन जो है वो सबसे सही रहता है, क्योंकि बॉक्स सेक्शन में क्या होता है कि आपका जो दोनों डायरेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि जो मैक्सिमम मटेरियल है वो क्या है, एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। अगर यही आई सेक्शन होता तो इसका आई एक्सिस तो ज्यादा होता बट आई वाई वाई कम होता, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट ये सारा का सारा मटेरियल है। तो अगर इसको उठा के मैं यहां ले जाऊं और इसको उठा के मैं यहां ले जाऊं तो यही क्या बन जाएगा, बॉक्स सेक्शन बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा, आपका बॉक्स सेक्शन बन जाएगा, डब्बा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे बारिश तेज होते हुए, मिनिमम क्लियर कवर इन mm टू द मेन स्टील बार्स इन स्लैब बीम कॉलम एंड फुटिंग। ये दोनों तो वैसे ही गायब कर दो, 75-40 75-40 बचाइए, तो 25 किस्में लेते थे बीम में और 15 किस्में स्लैब में। WSM के अकॉर्डिंगली आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। Which of the following statement is correct? Maximum longitudinal reinforcement in an axially loaded short column is 6% of gross sectional area। मयंक शर्मा, आप हापुड़ से हैं, गुड। उत्तराखंड में बारिश होने लगी है, शुभम चंद रामोला जी। तो भैया इसका तो आंसर ए ही हो गया ना, काहे बी और सी दे रहे हैं आप लोग, कुछ लोग। आंसर यही हो गया, सबसे सटीक तो ये 6% देते हैं मैक्सिमम। कॉलम विद सर्कुलर सेक्शन आर प्रोवाइडेड ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट ऑफ हेलिकल टाइप ओनली, नहीं, ओनली हेलिकल टाइप देना हो ये कोई जरूरी नहीं है, उसमें भी स्टिरअप दे सकते हो, लेकिन फिनिशिंग में चक्कर पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्ट बंगाल में अभी बारिश रुका है और यहाँ पर शुरू हुआ है। यूपी में मौसम बना था, हाँ यार ये मौसम मौसम गर्मी भी हो रही थी काफी, थोड़ी राहत मिले इससे। बेटा सी पार्शियली सही है ना, सी में फिर और भी कंडीशन होती है ना, लीस्ट लेटरल डायमेंशन और 300 mm, वो सारी कंडीशंस भी है ना।
सी अकेला सत्य नहीं है, सी के साथ दो और हैं, बट ए अपना अकेला सत्य है, सत्य नाडेला है। डिजाइन ऑफ फाउंडेशन फॉर अ लार्ज जनरेटर, जनरेटर से क्या होता है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मैच होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपको वेस्टर्न यूपी पसंद है या अवध? देखो यार, मैं वेस्टर्न यूपी में रहा हूँ, अवध में कभी गया नहीं, जाता वहाँ रहता तो वहाँ का कल्चर मालूम चलता तो बता पाता, बाकी जो जहाँ रहता है यार वहीं से प्यार हो जाता है कि नहीं? जहाँ रहता है वहीं से प्यार हो जाता है, वहीं के लोगों से प्यार हो जाता है। If a simply supported concentrated beam pre-stressed with a force of 2500 kilonewton is designed by load balancing concept for an effective span of 10 meter and to carry a total load of 40 kilonewton per meter. The central dip of the cable profile. आंसर भी आ गया सभी का, बहुत बढ़िया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, पी कॉस थीटा, पी का इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा एसेंट्रिसिटी की वजह से जो मोमेंट होगा वो होगा पी कॉस थीटा इंटू ई, और यहाँ पर यूडीएल की वजह से जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। अब यहाँ पर कॉस थीटा को हम लोग स्मॉल थीटा के लिए कॉस थीटा को 1 मान लेते हैं, कॉस थीटा को 1 मान लेते हैं, तो ई बराबर आ जाता है आपके पास डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 पी। तो ये रट्टा मान लो डायरेक्टली, ई बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 पी। अब सौरभ दत्ता यार सवाल ऐसा था तो क्या करें, फिर जवाब भी वैसा ही होगा ना, ठीक है। चलो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 पी, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 पी करके आंसर बता दो कितना आ रहा है। ये मीटर में आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करके एमएम में कन्वर्ट कर लेना। 200 एमएम आ रहा है क्या सभी का आंसर? बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ ऑब्वियस सी बात है यार, यूडीएल के लिए, ये यूडीएल के लिए, उसके लिए PL/4 लगा देना। इट इज ओनली फॉर यूडीएल, क्योंकि यूडीएल की वजह से WL स्क्वायर बाई 8 होता है। बाकी हर QRP में 5-10 प्री टेस्ट के क्वेश्चन भी आते रहेंगे आपके RCC के। और याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा भी बढ़ रहे हैं आगे, ये सवाल तो आप कर लो पहले, चलो इस सवाल को ही कर लो, इसके बाद बात करता हूँ। इन केस ऑफ प्री टेंशन RCC बीम, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻⁴। यही सही हो गया यार, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, यही सही है। प्री टेंशन में 3 इंटू 10⁻⁴ होता है। अब यहां पर देखिए, मैं आपसे ये बता रहा हूं कि आपको ये जो QRP है इसका बेनिफिट तभी होगा जब आप इसी सीक्वेंस में अपना रिवीजन कंटिन्यू करें। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको इसी सीक्वेंस में अपना रिवीजन फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल कल अगर हम स्टील करेंगे तो आप स्टील रिवाइज कीजिए, आपको क्या करना है, स्टील का रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि QRP में कितने क्वेश्चन कर लोगे, 40 क्वेश्चन कर लोगे, 50 क्वेश्चन कर लोगे,
बट ये एक रूटीन बन रहा है आपका कि इसके सहारे आप लोग क्या करेंगे भाई, स्टील रिवाइज करेंगे, परसों फिर आप सॉइल रिवाइज करेंगे, फिर मान लीजिए आप एफएम रिवाइज करेंगे। तो हर हफ्ते आपके 5 सब्जेक्ट पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। फिर वीकेंड पर टेस्ट के बहाने ये 5 सब्जेक्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगे। तो आपको इस सिस्टम का फायदा उठाना है। असली फायदा जो होगा उस रिवीजन का होगा, जो आप बार बार रिवाइज करोगे। जितनी बार आप सब्जेक्ट को देखोगे कुछ चीज़ें बिल्कुल याद होती चली जाएंगी। और बार बार देखने से फायदा ये होता है कि एग्जाम में बहुत कम टाइम में वो आपको रिवीजन क्या होगा, कम टाइम में याद आ जाएगा। आपको टाइम नहीं लगेगा टिक करने में, टिक करने में। हाँ, थ्योरी को ही रिवाइज करना है, थ्योरी रिवाइज करो। टेस्ट दे सकते हो, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, थ्योरी रिवाइज करके एक टेस्ट दे लो और एक क्यूआरपी का सेशन अटेंड कर लो और ये कर लो, ठीक है। 2 डेज में सब्जेक्ट कीजिएगा, नहीं उससे मजा नहीं आएगा फिर शशिकांत जी, फिर एक एक महीना बढ़ेगा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जैसे आप करना चाहो वैसे करो, आपका रिवीजन होना चाहिए, आपका रिवीजन होना चाहिए। पूरे एक दिन में आप एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है। आप थ्योरी करके करो, उस पर कुछ सर्टेन क्वेश्चन कर सकते हो, 150 क्वेश्चन कर लो, टेस्ट लगा लो, कैसे भी करके आपको रिवाइज करना है, अपने नोट्स रिवाइज करना है। मैराथन देख लो, आप मैराथन देख लो, कल स्टील होगा, कल स्टील होगा। सर ये क्लास रेगुलर चलेगी अनंत काल तक। हाँ फिलहाल तो अनंत काल तक रेगुलर मान लो आप ठीक है, अनंत काल तक। एक सीक्वेंस बनी हुई है बेटा, ऑलरेडी सीक्वेंस बनी हुई है। वैसे तो एक दिन पहले अनाउंस कर देते हैं, जैसे पहले सोम होता है, सोम के बाद स्ट्रक्चर, देन आरसीसी, देन स्टील, देन सॉइल, फिर एफएम, फिर ओसीएफ प्लस हाइड्रोलिक मशीन, देन आपका एनवायरमेंट, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, हाईवे, और एक दिन पहले अनाउंस कर देते हैं, एक दिन पहले अनाउंस हो जाता है ना। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब जैसे मालूम है आज अनाउंस कर दिया कल स्टील होगा, तो कल स्टील पढ़ के आइएगा, कल स्टील पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या है, आपके बहुत कम टाइम में आप बार बार चीज़ें रिवाइज करते रहे, और जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ोगे कुछ नए पॉइंट्स ही मिलते हैं। जगन्नाथ चौधरी देखो ऐसा है, परफेक्शन कभी नहीं होता। अगर आप परफेक्ट चीज़ों के चक्कर में पढ़ोगे तो कभी नहीं हो पाएंगे। जितना आपसे पॉसिबल है उतना करना है। और यार बीटेक और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट अगर बोल रहे हो फिर तो हो गया। बीटेक एग्जाम के पहले एक दिन पहले करते नहीं थे हम रिवीजन, वहाँ तो सोचो कन्वेंशनल होता था, यहाँ तो केवल ऑब्जेक्टिव है, पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ना, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। अगर एक बीटेक डिप्लोमा वाला बच्चा ये कहता है कि एक दिन में सब्जेक्ट रिवीजन नहीं होता, तो फिर आप फर्जी बीटेक वाले हो फिर आप, ठीक है, फिर आपने असली बीटेक नहीं किया, ठीक है, फिर असली फर्जी फर्जी हो आप, ठीक है। तो बीटेक की स्टूडेंट ये कह ही नहीं सकता यार। चलिए, फॉर प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज प्राइमरली बिकॉज बोथ श्रिंकेज एंड क्रीप आर मोर, क्रीप और श्रिंकेज ज्यादा होगा तो यूज करेंगे। श्रिंकेज इज लेस बट क्रीप आर मोर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड क्रीप वैल्यूज आर हायर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड क्रीप वैल्यूज आर हायर। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा लेकिन क्रीप वैल्यू ज्यादा, गड़बड़ हो जाएगी ये तो। हाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड लो क्रीप, ये कॉमन सेंस वाला सवाल था, है ना। बस एक रात में हो जाता था उस समय, यही तो। ये देखिए दिलीप कह रहे मैं तो 2 घंटे में रिवीजन कर डालता हूँ। वास्तव में आपने इतनी बार चीजें पढ़ रखी है ना, अभी भी पूरा दिन लगेगा रिवीजन करने में तो हो गया, ठीक है। प्रतीक जी ढूंढोगे तो यूट्यूब पे सब मिल जाएगा, प्री स्ट्रेसिंग के भी मेरे लेक्चर्स हो रखे हैं, ठीक है। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 2 से 3 घंटे में आप पूरा सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज कर सकते हो अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो, ठीक है। आप एक ढंग की ये उठा लो, आप क्या कहते हैं, हैंडबुक,
जैसे जीके पब्लिकेशन की हैंडबुक है और ये आपके शॉर्ट नोट्स हो ना, और आपने पहले पढ़ रखी हो 4-5 बार चीज़ें, तो 2 से 3 घंटे में आप एक सब्जेक्ट नहीं, पूरा का पूरा सिविल रिवाइज कर सकते हो, पूरा का पूरा सिविल खुद से अगर करना हो तो। क्योंकि रिवीजन करने का मतलब ये नहीं होता कि, रिवीजन करने का मतलब क्या होता है, रिवीजन करने का मतलब क्या होता है कि बस आपको एक नजर भर देखना है चीजों को। रिवीजन का मतलब क्या है कि दोबारा से चीजों को देखना है। आप क्या करते हो, पढ़ने लग जाते हो, ठीक है, आप क्या करने तो पढ़ने लग जाते हो। अब यार मान लो सोम पढ़ने बैठे, सोम का रिवीजन कर रहे हो, तो यार ये बताओ, क्या ई बराबर 2g × 1 + म्यू, हाँ, कैंटिलीवर का डिफ्लेक्शन PL³/3EI, ये सब पढ़ोगे क्या यार? इसको पढ़ो और पढ़ने पलटो फटाफट, इन पर रुकना नहीं है, इनको एक नजर देखकर आगे बढ़ जाना है। जहां कुछ लगे भूलता हुआ सा लग रहा है, जैसे स्टील में पहुंचे और प्लेट गर्डर में स्टिफनेस वाली कंडीशन है, उनको रुक रुक कर पढ़ना है, उनको रुक रुक कर पढ़ना है। बाकी चीजों को तो देखो और आगे बढ़ो, देखो और आगे बढ़ो। अब तुम क्या कर रहे हो, उन सारी चीजों को भी पढ़े जा रहे हो, ये तो फिर हो गया, फिर कैसे होगा? ठीक है, तो रिवीजन को रिवीजन की तरह करना है। नजरों से गुजार लेना, दिल में बसा लेना, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल यही करना है। ठीक, ये देखिए अमित व्यास कह रहे हैं सर एक दिन में पूरा रिवीजन करके एसएससी जे 2020 में 140 किया था, क्या बात है। चलिए, हाँ। नहीं, मेडिजी की हैंडबुक काम नहीं आएगी इसमें, मेडिजी की हैंडबुक काम नहीं आएगी। तो रिवीजन को रिवीजन के तरीके से कीजिए, ठीक है। री प्लस विजन, रिवीजन को तोड़ो, हमेशा बताता हूं मैं। रिवीजन, रिवीजन क्या कहता है, री प्लस विजन, री मतलब दोबारा, विजन मतलब देखना, दोबारा देखो। सिविल की गोली लेता हूँ, सिविल की गोली मतलब कहीं पेट में दर्द ना हो जाए। ठीक है, सिविल की गोली पता नहीं, वैसे मेरे को तो ये जीके पब्लिकेशन वाली ज्यादा अच्छी लगी है। हाँ, रिवीजन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रिवीजन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो पहले पढ़ रखा है उसको एक नजर देखते हुए चलो, और एक नजर देखते हुए जहां पर लगेगा कि यहां पर बात फंस रही है, यहां पर थोड़ा सा उसको सही से देखने की जरूरत है, वहां पढ़ो। अब जैसे ओसीएफ का रिवीजन कर रहे हो, अब यार ओसीएफ में तुम अगर हर बार तुम्हें ये कि m = y/2 पढ़ना पड़े, हाँ, या तुम्हें चेजी फॉर्मूला पढ़ना पड़े, B = C√mi, तो भाई तैयारी छोड़ दो। अगर तुम्हें मैनिंग्स फॉर्मूला पढ़ना पड़े दोबारा, तो तैयारी छोड़ दो। अगर तुम्हें ये कंडीशन याद करनी पड़े कि मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए 0.95D, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए 0.81D, ये सब अगर पढ़ना पड़े तो बेकार है। अब ओसीएफ का रिवीजन करो तो इनको बस देखते हुए बढ़ो। और आपका जो अब हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मूला y2 - y1 का होल क्यूब अपॉन 4 y1 y2, अगर ये आपको दोबारा से देखने की जरूरत, मतलब इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ जाए, तो या फिर बेकार है। कि हेड लॉस कितना होता है ना। तो बहुत से फॉर्मूले हैं, उन चीजों को बस एक थोड़ा थोड़ा देखना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखना है। धीरज कुमार केशरवानी जी, अरे भाई साहब, ये तो यक्ष प्रश्न उठा दिया आपने सर, आपने एक्स क्यों छोड़ दिया। अरे भाई, ठीक है यार, एक ऑर्गेनाइजेशन ही होती है ना, आप भी कहीं जॉब करते हो तो हमेशा वहीं थोड़ा ना करते रहोगे, समय आता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो समझ रहे हैं। तो अब उन चीज़ों पर, अब ये कब होगा, जब आप थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी, थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा कि जब आप रिवीजन करो तो आपको कहाँ पर फोकस बनाने की जरूरत है, कहाँ पर नहीं है, ठीक है। सिविल का सिरप भी आता है।
ओले गिर रहे हैं बरेली में, क्या बात है। सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 6 लेक्चर के बाद नहीं मिल रहा बेटा, वो पेड बैच में, वो पेड बैच में। सर आपकी वजह से मैं कोर्स परचेज करना, अच्छा वहां का कोर्स परचेज करने वाले थे क्या? नहीं कीजिए भैया। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा घटिया है लेकिन चलो रहने देता हूँ, थोड़ा खराब हो जाएगा, छोड़ो। अमन कह रहे हैं बरेली में झुमका गिर गया तो बोले क्या चीज है। चलो मन में आती हुई बात को रोकना नहीं चाहिए, बोल ही देता हूँ मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिवीजन करते समय ना आपने इस तरह का ध्यान देना है कि आप जब जैसे सड़क पर जा रहे हो ना, तो हर हर इधर उधर नजर घुमाने की जरूरत नहीं है, समझ गए, सही जगह पर नजर रखनी है। रिवीजन करते हुए ये नहीं कि हर पॉइंट पर आप नजर इधर उधर, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, जो काम की चीजें हैं बस उन्हीं को देखिए। ठीक है, एक कैरेक्टर मेंटेन कीजिए अपना। ठीक है, कैरेक्टर मेंटेन कीजिए पढ़ाई के रिवीजन करते समय भी। चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, काफी बातें शातें हो गई। यहाँ पे प्रचार होता हुआ, हाँ प्रचार क्या यार, बताना तो पड़ता है। बता देते हैं भाई, एसएससी जेई मेंस का बैच भी चल रहा है, तो लेना हो ले सकता है। रुपेश सोनी कह रहे हैं लेकिन कैरेक्टर तो ढीला है, तो बेटा ढीला कैरेक्टर है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कैरेक्टर को ढीला मत रखिए। ठीक है, हाँ कैरेक्टर को ढीला। चलिए बाय बाय बाय, जिनको जाना है वो लोग जा सकते हैं। चलिए वैसे प्रवीण सर की क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, पेड बैच कैसे ज्वाइन करें? पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7409970758 पर, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सर वाटर टैंक, रिटेनिंग वॉल, फुटिंग रह गया। फुटिंग का एक ही क्वेश्चन था, बाकी अगली बार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 7409970758 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं पेड बैच के लिए। ध्रुवा चक्रवर्ती, बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो भैया रिवीजन जरूर कीजिए, रिवीजन करेंगे तभी आपके ये बैच काम आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू ऑल। बाकी प्रवीण सर की क्लास में पहुंच जाइए आप नॉन टेक्निकल के लिए। अरे ये योगिता जी वाला क्वेश्चन, चलो मैं देखूंगा, इन्होंने व्हाट्सएप किया था, मैं देखने ही भूल गया। हाँ ये भी सही याद दिलाया, लास्ट में ऐड लगाया जा सकता है अपना। चलो छोड़ छोड़ो, अभी ढूंढना पड़ेगा। सर एक बार पूरी फ्री सीरीज चला दीजिए। अरे फ्री तो पढ़ा रखा है भाई, बहुत फ्री पढ़ा रखा है, मेंस का पूरा बैच फ्री पढ़ा हुआ ही है। चलिए बाय 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 बाय, प्रवीण सर की क्लास का टाइम हो गया।